please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और वो जिंदगी से फिर एक नई मुलाकात की जिद पर अड़ा है। सिर्फ इरफान ही नहीं, उनके हर चाहने वाले के दिल में ये जिद पल रही है। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर 1 लाख में सिर्फ किसी एक शख्स को होने वाली ये उस गंभीर बीमारी का नाम है जिसने खुद इरफान को अपना दुश्मन चुना है। दिमाग के कैंसर से लेकर चंद महीने दूर खड़ी मौत की बेशुमार अफवाहों के बीच खुद इरफान ने एक खुला खत लिखकर पेट पे पल रहे ट्यूमर से जंग का ऐलान कर दिया है। इरफान ने अपने ट्वीट की शुरुआत अमेरिकी लेखिका मार्गरेट मिचेल की एक लाइन से की है। जिंदगी हमें वो देने के लिए बाध्य नहीं है जो हम चाहते हैं। मार्गरेट मिचेल। इसके आगे वो लिखते हैं, अप्रत्याशित चीजें हमें और मजबूत बनाती हैं और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ है। मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर बताया गया है। अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे आसपास के लोगों और मेरे अंदर की ताकत ने मुझ में एक उम्मीद की किरण जगाई है। इस जंग से लड़ने के खातिर मुझे देश से बाहर जाना पड़ रहा है और मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि आप अपनी दुआएं मुझे भेजते रहें। इरफान का ये ट्वीट उन ढेरों सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रहा है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। लेकिन सवाल तो अब भी बहुत है और सबसे बड़ा सवाल है कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर इरफान खान की जिंदगी को किस मोड़ पर ले आया है। जवाब इन तस्वीरों में है। इंसान के जिस्म की बनावट ऐसी है जैसे इसके सबसे छोटे हिस्से यानी कोशिकाओं को भी पहले से प्रोग्राम कर दिया गया। ऐसी ही प्रोग्राम कोशिकाओं से बना होता है इंसान का जिस्म। यानी ये कोशिकाएं शरीर में बनती हैं, काम करती हैं और कुछ वक्त के बाद खुद खत्म हो जाती हैं। उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। लेकिन कभी कभी कोशिकाओं का ये सिस्टम फेल हो जाता है। कुछ कोशिकाएं पैदा तो होती हैं लेकिन मरती नहीं। शरीर के जिस हिस्से में ऐसा होता है वहां कोशिकाओं का एक गुच्छा यानी गांठ बन जाती है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर होती है इंटेस्टाइन में, फिर होता है पैनक्रियास में, फिर लंग्स में भी हो सकते हैं। और ये डिपेंड होता है पेशेंट को, या तो इंटेस्टाइन में हो सकता है, या तो पैनक्रियास में हो सकता है, या तो लंग में हो सकता है। 70% पेशेंट में सिम्टम कोई होते नहीं है। और अगर वो जो बाकी के 30% में जिनको सिम्टम्स है वो भी सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे डायरिया, पेट में दर्द। इसके लक्षण लगातार डायरिया होने और उल्टी होने से पता चलता है, लेकिन 70% मामलों में इस बीमारी का पता अचानक से लगता है। इसका असर पेट, पैंक्रियास और लंग्स पर सबसे ज्यादा होता है। दिमाग के जो ग्लांसेस हार्मोन बनाते हैं, अगर उन ग्लांसेस की साइज बढ़ जाती है तो ये बीमारी होती है। बीमारी पनपने में साल भर से लेकर 30 साल का वक्त भी लग सकता है और इंसान को पता तक नहीं चलता। तब तक भी नहीं जब तक इन कोशिकाओं को पालने पोसने के लिए खून की नई नलियां तक बन चुकी होती है। लेकिन खून की नलियों के बनने के बाद ट्यूमर की कोशिकाओं को रास्ता मिल जाता है। यह खून की नली के जरिए शरीर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है और शरीर के दूसरे हिस्सों में कई ट्यूमर पैदा होने लगते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है। ये भी स्टेजिंग उसका होता है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक। स्टेज 1 और 2 नॉर्मली दवा और जो रेगुलर ट्रीटमेंट में उसमें कंट्रोल होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द स्प्रेड स्टेज 3, 4, 5 जो होता है वहाँ उनका सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। और रेडियोथेरेपी उनका ट्रीटमेंट में उनको रेडियोथेरेपी मिलता है, इंटरफेरॉन का थेरेपी मिलता है, और उनको अलग टाइप की जो कीमोथेरेपी है वो उनको मिलता है। अब तक ये जानकारी नहीं है कि इरफान खान के जिस्म के किस हिस्से में और कितना बड़ा ट्यूमर पल रहा है। बस पता है तो इतना कि इरफान खान को पिछले कई दिनों से डायरिया की शिकायत थी और इस बात से कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें पेट के किसी हिस्से में ट्यूमर ने तकलीफ देना शुरू कर दिया है। ये तकलीफ तब सामने आई जब इरफान की नई फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर उतरने जा रही। बीमारी की हालत में भी इरफान शायद यही गाना गा रहे होंगे, क्योंकि हर हालात में मुस्कुराने और दूसरों को गुदगुदाने का अंदाज इरफान को बखूबी आता है। तभी तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहा ये अलबेला नायक अब इलाज के लिए विदेश जाता है, तो जाने से पहले अफवाह उड़ाने वालों को अपने अंदाज में जवाब देकर जाता है। जैसी अफवाहें उड़ रही हैं, न्यूरो हमेशा दिमाग का नहीं होता और रिसर्च करने के लिए गूगल सबसे बेहतर जरिया है। जो लोग मेरे शब्दों का इंतजार कर रहे थे
उनके लिए और भी कहानियां लेकर आऊं। इरफान के करोड़ों चाहने वालों को इंतजार है उस पल का जब इरफान खुद कहे कि हाँ, अब सब ठीक। इंतजार है उस खबर का जिसमें पता चले कि रुपहले पर्दे पर दिलचस्प किरदारों को जीवंत कर देने वाले इस अभिनेता ने एक नई कहानी लिख दी है। एक ऐसी कहानी जो सच्ची भी लगती है और अच्छी भी। बाज चूजे पे झपटा उठा ले गया, कहानी सच्ची लगती है लेकिन अच्छी नहीं लगती। चूजे ने पलटवार किया, कहानी सच्ची नहीं लगती लेकिन खुदा कसम बड़ी अच्छी लगती है। इरफान की इसी अदा के कायल हैं उनके चाहने वाले। उनकी अदा उन्हें विरासत में मिली है। एक जमींदार परिवार में जन्मे इरफान के पिता एक शिकारी थे। इरफान भी उनके साथ शिकार पर जाते थे। तब इरफान सिर्फ इरफान नहीं बल्कि साहिबजादे इरफान अली खान कहलाते थे। सब लोगों के लिए आइडेंटिफिकेशन साहबजादे इरफान अली खान, सब अजीब तरह से देखते थे वो उसको। तो धीरे धीरे मैंने एक एक चीज कम करना शुरू की। करते 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 अब खाली इरफान रह गया। जमींदार परिवार, नवाब खानदान से पिता शिकार खेलते थे। हमेशा शिकार पर ले जाते थे। बंदूक चलाता था लेकिन जानवर नहीं मारा। एक अलग ही मिट्टी के बने हैं इरफान, और इसका एहसास उनके अब्बू को बहुत पहले हो चुका था। जमींदार परिवार में जन्मा लड़का न तो शिकार करता था न नॉनवेज खाता था। तब पिता कहते थे उनके घर में ब्राह्मण पैदा हुआ है। तो मैं नॉनवेज खाता भी नहीं था। नहीं खाता था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था। अच्छा। पता नहीं, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था शायद। तो वो अक्सर बोलते थे कि ये ब्राह्मण पैदा हुआ है पठान। ठीक से हटकर कुछ कर दिखाने का जज्बा आगे और कमाल दिखाने वाला। पिता चाहते थे कि बेटा उनका बिजनेस संभाले, लेकिन इरफान के सपनों में तो एक अभिनेता जन्म ले रहा था। भले ही अभिनय की ABCD भी उन्हें मालूम नहीं थी। ये भी नहीं पता था कि अभिनेता बनने के लिए क्या करना होगा। किसी ने बता दिया पहाड़ के ऊपर टीवी टावर लगा हुआ था। किसी ने देखो दिख रहा है ना वहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं। अब वहाँ से रिले होता है। उसको भी शायद यही समझ होगी कि वहाँ बनते हैं प्रोग्राम। अच्छा। उसने हमको वहाँ भेज दिया तो हम पहाड़ों पर अपने दम पर मुकाम हासिल करने की यही जिद इरफान को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक खींच लाई। मेरे पास तो और कोई चॉइस नहीं बची थी। तो आप वहाँ तो वो कहते हैं कि 10 प्लेस की लिस्ट लेकर आओ। कुछ आप लिस्ट लेके गए थे, आप बनाई थी आपने? मैंने सब झूठी बनाई थी। झूठी बनाई थी। इतनी ज्यादा सिंसियरिटी थी, इतनी ज्यादा ऑनेस्टी थी टू लर्न करके मैं क्या करूंगा वो भी मैंने झूठ बोला था। मैंने कहा नाटक करूंगा, जो कि मुझे नहीं करना था। आपने फिल्में करनी? मुझे फिल्में करनी थी। लेकिन बड़े पर्दे पर अभिनय का जौहर दिखाने का रास्ता आसान नहीं था। बिना किसी गॉडफादर की मदद के हिंदी फिल्मों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे इरफान ने छोटे पर्दे का रास्ता अख्तियार किया। कई छोटे बड़े सीरियल में काम किया, लेकिन अभिनय की भूख इतने भर से शांत नहीं हुई। भारत एक खोज, चाणक्य, शेष प्रश्न, चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, मानो या ना मानो जैसे कार्यक्रमों के जरिए छोटे पर्दे पर अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करा देने के बावजूद एक कसक थी खुद को सिनेमा में स्थापित करने की। उनके साथ खड़ा भी रहता मैं तो मैं अपने आप को धन्य समझता। जब मैं सीरियल कर रहा था, मैं इतना उकता चुका था सीरियल से, और मुझे सिनेमा करना था। मैं टेलीविजन के लिए आया नहीं था, टेलीविजन था नहीं तब, मैं सिनेमा करने आया था। तो मैं कहता कुछ भी रोल मिल जाए 1 मिनट का 2 मिनट का, मैं वेट वाला ये दुबला पतला नायक आज विश्व सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ चुका है। कभी हिंदी सिनेमा में एक प्रभावशाली भूमिका के लिए संघर्ष कर रहा ये अदाकार आज हॉलीवुड में हिंदुस्तान की पहचान है, और ये पहचान इरफान ने प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के वहां दस्तक देने से पहले ही बना ली थी। वो इरफान ही हैं जिन्होंने अपने सहज अभिनय से पश्चिम को ऐसा मजबूर किया कि नामी गिरामी निर्देशक अपने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पूरब की ओर देखने लगे। वो हॉलीवुड की ज़रूरत है कि वो दूसरे मुल्क से टैलेंट ले और अपने मार्केट को फैलाने के लिए दूसरे मुल्क के टैलेंट को उसमें शामिल करे। ये उनकी ज़रूरत है और हमेशा से रही है। ये ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि इसको जो है इस पे कोई आँच आएगी। इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होने की खबर ने जितना विचलित भारतीय दर्शकों को किया है, उतना ही सन, हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों के दर्शकों को भी किया है, क्योंकि वहां के दर्शक भी लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्मों के जरिए इरफान की अदाकारी का जलवा देख चुके हैं।
ये इरफान का टैलेंट ही है कि मशहूर निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन अपनी साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर में इरफान को अहम रोल देना चाहते थे, लेकिन शूटिंग के लिए जो वक्त नोलन चाहते थे वो इरफान ने लंच बॉक्स और डी डे को दे रखा था। इरफान ने अपना कमिटमेंट निभाने के लिए हॉलीवुड के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को ना कर दिया। ना हॉलीवुड यहाँ मदद करता है, ना मेरा यहाँ काम करना वहाँ मदद करता है। ये दोनों मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और ये एक दूसरे को फीड नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। इरफान आज अपनी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। चाहने वालों को यकीन है कि वो इस जंग में जरूर जीतेंगे, क्योंकि जिंदगी के साथ संघर्ष का इनका पुराना नाता रहा है। संघर्ष तब भी था जब पहली फिल्म सलाम बॉम्बे में उनके रोल पर कैंची चला दी गई थी, और संघर्ष तब भी था जब लंबे वक्त तक उन्हें फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला। तब इरफान की जिंदगी में वो वक्त भी आया जब उन्होंने एक्टिंग से तौबा करने का इरादा कर लिया था, लेकिन तभी किस्मत उनकी झोली में वॉरियर फिल्म लेकर आई और इरफान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो हासिल, मकबूल, द नीम सिंह, लाइफ इन अ मेट्रो, स्लम डॉग मिलेनियर, मुंबई मेरी जान, पान सिंह तोमर, पीकू, मदारी, हिंदी मीडिया जैसी फिल्मों के जरिए अलग अलग किरदार हमारी आंखों के सामने करते रहे, उन्हें जीवंत करते रहे। इसके बावजूद इरफान को तलाश है उस एक किरदार को जीने की जो कहीं उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में सालों से तैर रहा है। इरफान के भीतर मचल रहा वो किरदार पर्दे पर आने को छटपटा रहा है। जिंदगी तो अपने चैलेंजेस रखती है हमेशा। मुझे काम को लेकर बहुत मजा आ रहा है और यही दिन देखने के लिए मैं शायद एक्टर बना था जहाँ के मुझे अपने किस्म की कहानियां चुनने को मिले और जहाँ मुझे अपने किस्म का काम करने को मिले। मेरे अपना जो एक्सप्रेशन है, मेरी अपनी जो रिफ्लेक्शन है जिंदगी का, वो कब ऐसे रोल आएंगे जिसमें मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा। So that was my wait. That was a kind of चाहने वाले इरफान के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार है उस पल का जब इरफान खुद आए और अपनी ठेठ शैली और सहज अंदाज में कहें, भाई साहब मैं ठीक हूँ।